हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी। क्वेश्चन क्या था देखना आप ज़रा। क्वेश्चन था H2O होल 4 CO NH2 OH CO H2O होल 4। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स था जिसका नोमेनक्लेचर मैंने आपको कल बोला था कि इसको सॉल्व करना आप। आई होप आपने सबने किया होगा, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले हमने यहाँ चार्ज पता किया कि सेंट्रल मेटल एटम जो है अपना, उस पर चार्ज कितना आएगा। तो यहाँ +4 है। फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं इसके लिए और इसके लिए। तो मैंने लिखा 2 × x, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर ±1, ये किसके लिए NH2 के लिए, +−1 यह अपना OH नेगेटिव के लिए, ये भी तो नेगेटिव ही देगा, इक्वल टू +4। तो यहाँ से अपना x इक्वल टू आ जाएगा +3। तो ये अपना चार्ज हो गया। तो इस पर भी +3 होगा और इस पर भी +3 हो गया। अब नोमेनक्लेचर देते हैं, एक साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। राइट। और क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको कल बहुत सारे मेथड बताए थे, सारे के सारे मेथड होपफुली आपको याद होगा। तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, म्यू अमीडो पहले आएगा, बोलो, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, अमीडो पहले आएगा, हाइड्रोक्सीडो बाद आएगा। इसके बाद से क्या लिख सकते हैं हम, बिस टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। और क्या लिख सकते हैं, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो ऑक्टा एक्वा डाई कोबाल्ट 3। आयन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट आईयूपीएसी ऑफ K4Fe CN6। फर्स्ट ऑप्शन टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो या साइनो बोल लो फेरेट। दूसरा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 4 नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। चौथा ऑप्शन ऑल। इसको ट्राई करो आप और बताओ कौन सा होगा।
तो हाँ भाई, कौन सा आंसर आया बताओ? मैक्सिमम लोगों का ये आंसर आया होगा, राइट? यही आया है ना? चलो बढ़िया है, गलत है। यही आईआईटी फंसाती है आप लोगों को। इसका आंसर होगा ऑल। चलो कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ। तो हमने अभी तक जो पढ़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो था स्टॉक रूल। स्टॉक रूल में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम था उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने रोमन में लिखा। एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन बन रहा है उसके चार्ज को, ओवरऑल चार्ज को हम अरेबिक में लिखें, राइट? एक और रूल है, राइट? तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हमारा K4Fe6। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन बन रहा है उस पर -4 का चार्ज आ रहा है, तो इसको हम अरेबिक में लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। याद रखना, कॉम्प्लेक्स एनायन के चार्ज को लिखा गया। ये लेटेस्ट रूल है। अब ये जब रूल दिया गया तो आईयूपीएसी ने बोला भैया सब कुछ ठीक है, टेट्रा भी लगा लो, ठीक है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। तो टेट्रा देखो आप, टेट्रा पोटेशियम आपने लिखा, तो यहाँ से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि अपना फेरेट पे कितना चार्ज आएगा। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों रूल सही है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों रूल, पहला और दूसरा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों रूल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये रूल दिया हुआ है। तो अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में, नीट में क्वेश्चन आता है, तो हम इसको मार्क करेंगे, मेक श्योर ये मार्क करेंगे। एडवांस में आता है तो तीनों को करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है जिसको पहली बार लिया गया और इसका नोमेनक्लेचर कहीं जल्दी आपको मिलेगा नहीं। ऐसा तीनों नोमेनक्लेचर कहीं नहीं मिलेगा। हम पढ़ते भी हैं तो स्टॉक रूल पढ़ते हैं, आपको बता रहा हूँ फिर से। लेकिन आईआईटी है, मैं आपको बोला भी था कि ऐसा ना हो कि आपके बैच के साथ एक्सपेरिमेंट हो, ठीक? तो थोड़ा एडवांस में हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद हर जगह फैकल्टी पढ़ाना शुरू करते हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना। कई बार आपने देखा होगा कि आईआईटी कोशिश करती है कि एकदम नए क्वेश्चन हो, और प्रोफेसर जो होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन खोजते हैं ताकि बच्चा फंसे। तो मेक श्योर कि ये तीनों के तीनों, आईआईटी अगर एडवांस में पूछता है तो ये तीनों सही है, तो ऑल हो जाएगा। अगर जेईई मेंस में पूछता है तो ये सही है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद बात आती है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सारे लोग अपना दिमाग एकदम खोल के बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो आइसोमेरिज्म जैसा आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है सेम वही होने वाला है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशंस बदल जाते हैं। तो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, टेंशन मत लो, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लो CONH3 होल 5Br SO4 एंड एक और देखो आप, ध्यान से देखो, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट यहाँ पे सल्फेट बाहर है, यहाँ पे क्या है, Br बाहर है। तो यहाँ जो काउंटर आयन बन रहा है वो सल्फेट है, यहाँ काउंटर आयन जो बन रहा है वो Br है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। तो ऐसा जब कंपाउंड मिलेंगे तो हम इनको बोलते हैं आइसोमर्स। अब आइसोमेरिज्म दो तरीके से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चरल हो या स्पेस आइसोमेरिज्म। या तो स्ट्रक्चर हो या स्पेस आइसोमेरिज्म को ही हम स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं, राइट। तो आइसोमर्स टू टाइप्स के होंगे,
पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें क्या होता है, लिगेंड की पोजीशन चेंज हो जाती है, लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। और दूसरा जो है वो है स्पेस आइसोमर या फिर स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे लिगेंड्स स्पेस में अपना ओरिएंटेशन बदलते हैं, लिगेंड्स चेंजेज देयर ओरिएंटेशन, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो आइसोमर क्या होता है, सबसे पहले ये जानो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, राइट। डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दूसरा आपने क्या बोला कि आइसोमर दो तरीके के हैं, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्पेस को ही हम स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल में क्या है, लिगेंड्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, स्पेस में क्या है, लिगेंड्स ओरिएंटेशन बदलते हैं, इसको समझते हैं हम। तो पहला मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें बोला आपने कि लिगेंड्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो पोजीशन बदलने से लिगेंड्स का क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है जो हमारा मॉलिक्यूल होता है। जैसे CuNH3 होल 5Br SO4, और यहाँ पे देखो आप CuNH3 होल 5 SO4 Br। तो यहाँ पे देखो आप लिगेंड्स यहाँ पे अपना पोजीशन बदल दे रहे हैं, अंदर बाहर हो रहा है, राइट। तो ऐसा जब होगा तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल 6 टाइप के होते हैं जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, राइट। तो लिखते हैं, पहला देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा हाइड्रेटेड आइसोमर्स, कई जगह पे ये मिलेगा आपको सॉल्वेटेड। तीसरा हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, चौथा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, पांचवा लिंकेज आइसोमर, और छठा हो जाएगा आपका लिगेंड आइसोमर। याद करने का तरीका क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो हो गया ली को हाई करना है, ली Li को CO हाई, हाइड्रेटेड आयोनाइजेशन। तो मैंने क्या बोला आपको, याद करने का तरीका है, ली को 2 टाइम्स हाई कर दो, 2 टाइम्स हाई। तो ये 2 टाइम्स ली को लिखो आप, तो नीचे से देखो लिगेंड आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, 2 टाइम्स आ गया। CO कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हाइड्रेटेड आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। एक और टाइप ऑफ आइसोमर आता है जो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये टाइप ऑफ आइसोमर है लेकिन डिफरेंट टाइप है, ये इसके अंदर काउंट नहीं होता, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी लिख लो इसको। तो आयोनाइजेशन आइसोमर देखते हैं, समझो आप इसको ज़रा। मैंने इसका एक और सॉल्यूशन ले लिया, तो ये आपका टूटेगा CuNH3 होल 5Br पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। यहाँ मैंने BaCl2 पास कराया, तो ये हमें मिल गया BaSO4 का वाइट PPT, ये BaSO4 का वाइट PPT मिल गया। अब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। एक और सॉल्यूशन में लिया, तो ये टूटेगा आपका
CONH3 SO4 Br, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये आपका यहाँ पे मैंने AgNO3 लिया, तो AgBr का येलो PPT मिल गया हमें। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें अलग अलग आयंस एक्वा सॉल्यूशन में मिलते हों, फिर से समझो कि ऐसे आइसोमर्स जिनमें आयंस अलग अलग मिलते हों एक्वा सॉल्यूशन में, तो उनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। अब देखो हमने तो यहाँ पे इसका टेस्टिंग किया तो पता चला कि ये येलो PPT दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, ये वाइट कलर दे रहा है। तो ये तो हमने टेस्टिंग करके पता किया। टेस्टिंग कैसे पता किया? क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमने पता किया कि ये येलो कलर देता है और ये वाइट कलर देता है। हमने उसमें कुछ रिएजेंट डाले और चेक किया, रिएजेंट यहाँ पे BaCl2 है, ये AgNO3। तो हमें कैसे पता करना है ये समझना कि इसको अंदर ले जा सकते हैं, इसको बाहर ले जा सकते हैं। सिंपल, क्या बोला? ये अंदर जा सकता है, ये बाहर आ सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बोनिल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये NO2 अंदर जा सकता है, Cl बाहर आ सकता है। यहाँ पे NO2 अंदर जा सकता है, बाहर Cl आ सकता है। तो इस तरीके का जब भी हमें आइसोमर्स मिलेंगे आपस में, आइसोमर्स किसको बोलते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख लीजिएगा सेम होगा। तो ये होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो ये लिखिएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमर अकर्स व्हेन the molecules have same molecular formula but gives different ions in their aqueous solution। फिर से समझो आप क्या बोला मैंने कि when molecules have same molecular formula but gives different ions in their aqueous solution then they are called ionization isomers। दूसरा है अपना हाइड्रेटेड आइसोमर्स। दूसरा हाइड्रेटेड आइसोमर्स। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत इजी होते हैं, टेंशन मत लो, बहुत इजीली समझ जाओगे आप। देखो हाइड्रेटेड आइसोमर क्या बोल रहा है कि डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे COCl3.6H2O। तो वर्नर ने यही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, बस यहाँ पे H2O की जगह पे हमने अमोनिया लगा दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, वो भी न्यूट्रल लिगेंड था। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या क्या बना सकते हैं हम। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, देखो ज़रा। COCl2 H2O4 Cl 2H2O। ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने। COCl3 कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, तो 6 तो बनाना ही है। अब इसमें आप चेंजेस करते जाओ। देखो आप COH2O5 Cl2.H2O, और क्या बन सकता है COH2O थ्राइस Cl3.3H2O। तो यहाँ आप देखो वाटर अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, अंदर बाहर हो रहा है वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे एज अ लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, समझ रहे हो। वाटर यहाँ पे एज अ लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम कर रहा है। एक जैसे यहाँ पे देखो, एक वाटर अंदर गया तो यहाँ लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और एक वाटर यहाँ पे
ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स। अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है कि जो H2SO4 होता है, H2SO4, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पानी बहुत जल्दी सूखता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फाइंड द आइसोमर ऑफ दिस फॉर्मूला, फाइंड आइसोमर ऑफ COCl3 in which H2SO4 absorbs 2 water of crystallization। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझो कि फाइंड द आइसोमर ऑफ COCl3.6H2 in which H2SO4 absorbs 2 water of crystallization। तो 2 water of crystallization, तो अब ये 2 water of crystallization जो होगा ये बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तभी तो ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर लिगेंड के अंदर है तो ये कॉम्प्लेक्स तो टूटेगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई? इसको नोट डाउन करो। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। पॉइंट डाल के नोट डाउन करिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। समझते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे CuNH3 होल 4 CuCl4, ये हो गया। तो क्या बोला? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बिल्कुल है। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स चेंजेस करते हैं। देखिए CuNH3 होल थ्राइस, एक क्लोरीन इधर से इधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CuCl3NH3। और क्या हो सकता है? CuNH3 होल ट्वाइस Cl2, एक और ले जाओ इधर, और ये आपका CuCl2NH2 का होल ट्वाइस। और क्या बन सकता है? एक और क्लोरीन हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये बन गया CuNH3Cl3, और ये हो गया आपका CuClNH3 का होल थ्राइस। एक और बनेगा CuCl4 और यहाँ पे क्या बनेगा CuNH3 होल 4। 4 पॉसिबिलिटी हैं, एक एक शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अब देखना हमने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ध्यान से देखो आप, तो एक तो अपना यही है। अब मैं देख रहा हूँ कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो एक तो ये सेम है। अब ये NH3 और ये Cl3, तो एक ये भी हो जाएगा। ये CuNH3 ये भी हो जाएगा। अब ये दोनों देखो आप, NH3Cl होगा, सॉरी यहाँ पे ये NH3Cl3 होगा, ये Cl3 रहेगा, हाँ सही है। अब ये CuNH3Cl3 CuClNH3 का होल थ्राइस, ये दोनों सेम ही है क्या? ये और ये और ये सेम ही है। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अब ये हो गया अपने पास, तो टोटल बचे 3, एक ये और एक ये। ज़रा देखना, मैंने आपको एक चीज़ समझानी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब भी हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। पता कैसे करना है? पॉइंट से आप लिखते जाना। पहला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब भी आइसोमर बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट डाल के लिखो आप, विल नॉट चेंज, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज।
और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि एक कॉम्प्लेक्स एनायन बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन बनेगा, प्लस कॉम्प्लेक्स कैटायन। जब भी आए ये चीज़ याद रखना। अब देखो ज़रा, यहाँ पे कॉपर +2 में आएगा। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि -4 का चार्ज है तो 2-2 में बांट दो, तो 2-2 में बांट दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉपर +2 में रहेगा, यहाँ पे भी +2 में रहेगा। तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आएगा बताओ आप, बोलो। तो इस पे चार्ज आएगा आपका -2 और इस पे चार्ज क्या आएगा, +2। बोलो, ये समझ में आया? -2 और +2 कैसे आया था, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। फिर से समझो आप, 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कॉपर +2 पे रहेगा तभी तो 4 देगा। बोलो, ये समझ में आया क्या? कॉपर +2 में रहता है तभी 4 देता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। कॉपर +2 पे रहेगा तो 4 देता है। अब देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन बन गया, कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया। अब ये हमेशा क्या रहेगा आपका, 2 पे ही रहेगा। रखो 2 पे, ये तो सेम ही थे, कोई बात नहीं। क्लियर? अभी यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +1, यहाँ पे आएगा -1। यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, 0, यहाँ पे जा रहा है 0। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहला सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर विल नॉट चेंज, तीसरा कॉम्प्लेक्स एनायन प्लस कॉम्प्लेक्स कैटायन। यहाँ तो दोनों का चार्ज 0 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो ओवरऑल हमारे पास कितने आइसोमर बचे हैं, 2। इसको नोट डाउन करो, आगे और एक्सप्लेन करते, एक और एग्जांपल से समझते हैं। बनाना शुरू करो, सेम प्रोसीजर होगा, एक एक शिफ्ट करते जाओ आप। बनाता हूँ मैं, PtNH3 होल थ्राइस Cl Cu Cl3 NH3 PtNH2 3 2 Cl2 Cu Cl2 NH3 होल ट्वाइस। बन गया टोटल कितना, 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम क्या बोला था मैंने आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता है, तो पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। ऑक्सीडेशन नंबर ये देखो, पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो पीटी किस पे होगा, +2 पे। बोलो भाई, वैसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ भी देख लो, टोटल चार्ज -4, हाफ हाफ बांट दो, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो ये आ गया आपका 2 पे और ये भी रहेगा 2 पे। बोलो, क्लियर? अब ये कभी चेंज होने वाला नहीं है तो सब पे 2 दे दो, हर जगह +2 पे ही होगा। पहला तो हो गया कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। दूसरा बोला कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं चेंज होगा, तो ये तो हमने देख लिया था बनाते समय। और तीसरा क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन। चेक करो,
यहाँ पे हमने -2 दिया तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। मैच भी कर रहा है, PT +2 पे है तो ओवरऑल +2 चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1, एक Cl आया है तो +2 -1 तो +1 हो गया, ये -1, ये +2 -2, ये 0, ये 0, ये आपका हो जाएगा -1, ये +1, ये -2 और ये +2। तो कॉम्प्लेक्स एनायन प्लस कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये बनाया, ये बनाया, ये नहीं बनाया तो इसको हटा दो आप, ये बनाया, ये बनाया। तो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स था इसके कितने आइसोमर आए? 4। इसको छोड़ के कितने आए? 3, ये भी ध्यान देना। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 4। इस मॉलिक्यूल के आइसोमर कितने होंगे? 3। तो अब कहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ये देखना। इसके पहले सेम कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिया था, 4 का ही लिया था, वहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे 4 क्यों आया, ये समझना। अगर सेम सेंट्रल मेटल एटम हो दोनों तरफ, उसमें मैंने CU लिया था, तो अगर सेम सेंट्रल मेटल एटम हो, सेम सेंट्रल मेटल एटम हो, तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 आएगा। सिंपल, एकदम सिंपल फंडा है। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 आइसोमर्स आएंगे। अगर अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम हो तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 आइसोमर आएंगे। इजी हो गया। सेम 6 वाले के लिए भी यूज होगा। अगर सेम सेंट्रल मेटल एटम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 3। समझना, सेम वाले को आधा कर दिया, और अगर डिफरेंट होगा तो उसमें टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे? 6। क्लियर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, सेम सेंट्रल मेटल एटम हो तो टोटल आइसोमर्स आएंगे आपके 3। अगर डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम हो और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आएंगे 6। क्लियर। इसको लिखो अब। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर सीधे सीधे आप समझो एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें क्या हुआ है कि आपका ये जो लिगेंड था ये शिफ्ट हो गया है इधर। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। बस इतना जानो कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जब भी बनेगा और उसके अंदर अगर लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। बहुत सिंपल है एकदम, एक लाइन का डेफिनेशन है। क्या? इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स व्हेन लिगेंड्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, व्हेन लिगेंड्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस देन इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अभी भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, अलग तो है नहीं। बोलो, बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि क्या हम इसको PPT बना के इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे? तो PPT बना के इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे? तो नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई आयन ही नहीं है। सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, नहीं टूटेगा। ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम उसकी PPT बना लें और वहाँ से हमें जो कलर मिलेगा उसके बेसिस पे बोल दें। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स बहुत आसान है सारे। लिंकेज आइसोमर्स एक लाइन का है सब। इफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, लिगेंड
आर प्रेजेंट। ठीक है, तब जाके ये लिंकेज आइसोमर होता है। अब देखो जरा आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइनाइड एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एक बार सी के साथ बॉन्ड बनाएगा मेटल, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा मेटल। तो जब मेटल लिगेंड की लिंकेज चेंज हो जाती है, मेटल लिगेंड की लिंकेज कब चेंज होगी, जब हमारे पास जो लिगेंड्स होंगे वो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होंगे, तो इसको हम बोलेंगे लिगेंड्स आइसोमर। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, तो ये भी है, ये भी है, तो टोटल हो जाएगा 2। एक और क्वेश्चन लिखो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, तो बना लो। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, जब ये n से देगा, राइट, अब इन दोनों को फिक्स कर दो। अब एक बार क्या होगा, ये O से देगा, एक बार n से देगा, तो टोटल हो जाएंगे 4। बात समझ में आई? देखो आप, CuNH3 होल 2, ये तो फिक्स रहेगा, एक Nc ले लो और NO2, CuNH3 होल ट्वाइस CnONO, CuNH3 होल ट्वाइस NCONO, तो ये टोटल 4 हो गया। 2 बार ये चेंज होगा, 2 बार ये चेंज होगा, तो टोटल हो गया आपके 4। इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट है आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, तो ये भी सिंपल है। इसमें अगर पहले से लिगेंड के आइसोमर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था PN का और TN का, तो ये क्या है, प्रोपिलीन डाइअमीन था, ये प्रोपिलीन डाइअमीन था, और TN क्या था, ट्राई इथाइलिन डाइअमीन। प्रोपिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2 CH2 NH2 NH2, और इसका था आपका CH2 NH2 CH2 CH2 और NH2। अब यहाँ पे देखो आप, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग है ना, और एक दूसरे का आइसोमर है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे तो इनको हम बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे एंड राइट, इसको लिखो। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे ईथर, आइसोमर्स चेंज हो गए, तो ये भी हो सकता है। लिखो आप इसको, चार्ज दे देना।
एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर है जो कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं, हम उसको आइसोमर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते हैं, बट डिफरेंट है वो थोड़ा सा। ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर, इसमें क्या होता है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो अभी तक हमने जब भी आइसोमर्स की बात किया था तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात किया था, लेकिन यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला है। दैट्स वाई मैंने बोला कि ये कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स में नहीं आता, ये अलग से हम पढ़ते हैं। PT+2 पे है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इन तीनों को आप ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ लिखा PT, यहाँ पे लिखा NH3 और यहाँ पे लिखा Cl। तो यहाँ पे PT 1 है, Cl क्या है 2 है, और NH3 क्या है 2। यहाँ पे देखो 2 PT 4 Cl 4 NH3, यहाँ पे देखो आप 1 and 2 टाइम्स PT, 3 PT 3 and 6, तो 6 NH3 and 6 Cl। अब देखो आप ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, अगर इन तीनों का एम्पेरिकल फार्मूला निकालें तो तीनों का एम्पेरिकल फार्मूला तो सेम ही आएगा ना। बोलो, मॉलिक्यूल्स बस डबल होते जा रहे हैं। तो ऐसे जब आइसोमर्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, और ये आइसोमर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होते, क्योंकि हमने वहाँ पे बात किया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स है, तो इसको हमने अलग से स्टडी कर लिया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी तक स्ट्रक्चरल पढ़ा। स्ट्रक्चरल में हमने 6 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की बात की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, और एक अलग कैटेगरी पढ़ा था जिसको पॉलीमराइजेशन बोला था। तो याद भी हो गया होगा आपको, मैंने क्या बोला, ली को 2 बार हाई बोलना है, ली को 2 बार हाई बोलना है। तो ली को 2 बार बोलना है, लिगेंड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, हाइड्रेटेड और आयोनाइजेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है आपकी स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में खास बात क्या है कि हमें ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में नहीं पढ़ना है, 3 के बारे में नहीं पढ़ना है, 2 के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, sp3 dsp2 sp2d d3s। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3d2 एंड d2sp3। अब देखो इसमें भी मज़ेदार बात क्या है कि हमें ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो टोटल हमने यहाँ भी सॉर्टिंग कर लिया। पहला क्या किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है। तो टोटल हमारे पास बचा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसमें 2 पार्ट में पढ़ना है, 2 पढ़ना है sp3 एंड dsp2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें हमें पढ़ना है d2sp3 एंड sp3d2। अब देखो अगर dsp2 है तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इन दोनों में ज्योमेट्री जो होती है ऑक्टाहेड्रल होता है। अब और आसान हो गया, तो धीरे धीरे हमने सॉर्टिंग कर लिया। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। तो हेडिंग डालना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
एक मज़ेदार क्वेश्चन। आप ये बताओ ये सिस ट्रांस है कि नहीं, जल्दी बताओ। सिस ट्रांस है, बोलो। फंस गए? सिस ट्रांस है कि नहीं है? अरे नहीं है बेवकूफ़, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, जो कि कार्बन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बनाता, कार्बन टेट्राहेड्रल बनाता है। ये देखो, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल है, तो इसमें सिस ट्रांस कैसे आ पाएगा? अगर मान लो मैंने इसका पोजीशन चेंज भी किया, यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, साइड में लगा दिया, ये ऊपर आ गया, तो अभी भी तो ये सेम ही है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो कार्बन जो होगा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होता है। क्लियर होगा? लिखो इसको। तो अब एक और मज़ेदार बात आ गई, हमें पढ़ना था sp3 में टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, क्योंकि ओरिएंटेशन बदल भी रहे हो तो लिगेंड्स का कोई एंगल चेंज हो नहीं रहा है, सारे एंगल 109 डिग्री पे ही है। बोलो, तो टेट्राहेड्रल में नहीं पढ़ना है। अब हमारा बचा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होता कैसा है? मेटल। ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो अब हमें पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेडिंग डालना आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लेनर हेडिंग डालो। हमने नोटेशन से पढ़ना है, MA4। M क्या है? M है सेंट्रल मेटल एटम, M है सेंट्रल मेटल एटम, और A मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये देखो आप, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब सोचो, अगर मान लो मैंने इसकी पोजीशन चेंज भी कर ली, कहीं और लगा दिया, चेंज कर लिया पोजीशन, कोई फ़र्क आया? कोई एंगल चेंज हुआ? नहीं ना। तो एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका एक भी हमें आइसोमर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो MA4 का एक भी आइसोमर नहीं रहेगा, नो आइसोमर। आइसोमर तभी मिलेंगे जब एंगल चेंज होगा, ये बात क्लियर रखना। आइसोमर तभी मिलेंगे, एंगल चेंज होना चाहिए। MA3B, MA3B। अब इस B को आप कहीं पे भी ले जाओ, इस B को आप कहीं पे भी उठा के ले जाओ, अभी भी A के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। बोलो, तो MA3B में भी नो GI। नेक्स्ट देखो, MA2B2। देखते हैं, MAABB, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एक और देख लेते हैं, AABB, इन दोनों के बीच में एंगल है, बताओ 180। तो ये दोनों GI शो करेंगे, GI। तो इसको हम बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, MABCD। देखो, MABCD। अब क्या करो आप, यहाँ पे A को फिक्स कर दो और BCD में चेंजेज लाओ।
एम, ए को फिक्स कर दिया, बी को भी ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को चेंज कर दो तो सी एंड डी। तो ए के 90 डिग्री पे क्या था अपना, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी आ गया, चेंज आ गया। अभी क्या करो, एम ए, सी को एज इट इज रखो, इन दोनों को चेंज कर दो, डी एंड बी। तो अभी तक क्या देखे, ए के 90 डिग्री पे बी मिल रहा था, बी मिल रहा था, अभी 180 डिग्री पे हो गया। तो टोटल हमारे पास आइसोमर्स आ गए 3। बात समझ में आई। अब आप ये बोलोगे सर ए की जगह पे हम बी को फिक्स करें, तो भी अगर आप बी को करो, सी को करो, किसी को भी फिक्स करो, 3 ही आएगा। इसको बना के देखो, प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।